नमस्कार। आज इस स्पेशल एपिसोड में आपको मैं मिलवा रहा हूं एक विशेष शख्सियत से जिन्होंने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन को तिलांजलि देकर समाज सेवा में और राजीव दीक्षित के आदर्शों को अपने जीवन का एक अमूल्य अंग बनाकर उन्होंने भारत के निर्माण की जो आधारशिला के अंदर एक ईंट रखने की कोशिश की है। जितनी भी उस नींव को मजबूत करने में वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी जी। चंद्रशेखर जी को नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी जी। ये सक्रिय राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ जन मोर्चा के साथ इन्होंने आगाज किया 1985 में। काफी लंबे समय तक 2010 में इन्होंने राजनीति में लगभग 25 वर्ष बिताने के बाद में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जिनके आदर्शों, जिनके सेहत के ऊपर, चारित्रिक निर्माण के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, सुने होंगे, उनका साहित्य पढ़ा होगा। उसी साहित्य को पढ़कर इनके जीवन में बदलाव आया और सक्रिय राजनीति को तिलांजलि देकर ये समाज सेवा में कूद पड़े। और राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट के ये राष्ट्रीय संयोजक हैं। और जब ये राजनीतिक जीवन में रहे हैं तो बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाली एक संस्था बिहार मगही के निर्देशक भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। एक मतलब गवर्नमेंट और पॉलिटिकल करियर को, जहां की आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में चमक जाए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूकर आने के बाद जिन्होंने खुद एमपी का इलेक्शन भी लड़ा, लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था और इनका नामांकन जो है बहुत चर्चित रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे इनसे। तो आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपको, ये कर्मवीर का एक एपिसोड है। इंडोप्स की तरफ से हम सलाम करते हैं ऐसे कर्मवीरों को जो अपने परिवार की जिंदगी, अपने आर्थिक योगदान देकर, समय देकर इस भारत के युवाओं के लिए और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर, चारित्रिक निर्माण के अंदर योगदान देकर बहुत बड़ा यज्ञ का काम कर रहे हैं। आज हम उनके साथ में हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर विद्यार्थी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से, आपका पदार्पण ये सामाजिक कामों में हुआ? क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बड़े एनजीओ को देखते हैं, पैसे कमाने का बड़ा एक धंधा, दुकान की तरह वो लोग काम करते हैं, और वहां पर फिर भी आपने उस चीज का परवाह ना करते हुए, ऐसी क्या फीलिंग थी, ऐसी क्या चीज आपको लाइफ में हुई कि जिसकी वजह से आपने इतने चमकते हुए स्वर्णिम पॉलिटिकल करियर को तिलांजलि देकर आप जो है यहाँ समाज सेवा में कूद पड़े? प्रकृति सबसे बड़ी चीज है। मैं जो आज अनुभव किया हूँ कि प्रकृति के कारण ही दुनिया में हर कुछ होता है। हमारे प्रकृति में देश और समाज के लिए शुरू में ही ये भाव था। जी जी। जब कॉलेज जीवन में साथी लोगों ने राजनीति के से जुड़ाव की बात किया तो मुझे लगा कि जब अच्छे लोग जाएंगे नहीं तो राजनीति में क्या होगा। राजनीति में अच्छे लोग जाएंगे नहीं तो क्या होगा, तो इट मींस इसीलिए आप राजनीति में गए। तो राजनीति में जब गए तो उस समय बीपी सिंह डिफेंस छोड़ करके और बोफोर्स तो जो सौदा हुआ था उसमें ऐती करके आए थे। हाँ। और जन मोर्चा बनाए थे। तो उनकी रैली थी पटना में, गांधी मैदान में। मैं उस मंच पर पहली बार मुझे जाने का मौका मिला और मैं उसमें से जन मोर्चा में जुड़ करके सक्रिय राजनीतिक जीवन में चला गया। सक्रिय राजनीतिक जीवन में 2007 तक में रहा। लेकिन राजनीतिक जीवन में रहने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो व्यवस्था है ना, इसमें ईमानदार कार्यकर्ताओं को नेता बनने का मौका ही नहीं मिलता। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और मैं काम करता रहा, बहुत अवसर आए, टिकट बेचा जाता है, टिकट खरीदा जाता है, गलत लोग अपना अवसर पा लेते हैं, पैसा, अपराध, है ना, जातवाद जिसके पास है वही नेता बनता है। मैं प्रैक्टिकल रूप में ये सब चीजें अच्छा महसूस नहीं करते थे। चाटुकारिता ज्यादा है, साथी भी है तो हेल्प नहीं करता है, अच्छे लोगों का कोई बहुत ज्यादा कदर नहीं था। संयोग से मुझे 95 में एमएलए के लिए टिकट की बात हुई थी, लेकिन लालू जी के साला सुभाष ने बेच दिया। और आप आरजेडी में थे तब? आरजेडी में थे उस समय, तो बेच दिया। तो उसके बाद 2000 में हमें रामदास राय एक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, हमसे बहुत प्रभावित, उन्होंने डायरेक्टर बनाया बिहार मगही एकेडमी का। जी। उसके बाद मेरी गतिविधियां 7 तक में डायरेक्टर रहा। लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्था में गंध देखा मैं कि ईमानदार आदमी व्यवस्था में नहीं टिक सकता है। एज ए डायरेक्टर करना पड़ता है आपको अपनी वैल्यू से, ईमानदारी से। हम डायरेक्टर के रूप में काम किए। अकादमी नियमावली में था कि डायरेक्टर उच्च वेतनिक पद पे है। 7 वर्ष तक हम प्रयास करते रहे, मेरा वेतन संशोधन नहीं हुआ। और जो कार्य समिति ने पैसा दिया उसको भी जबरन लोकायुक्त न्यायपालिका ने उसको मुझसे विड्रॉ करा लिए, धोखा से और बेईमानी से। तो मेरा आश्चर्य लगा कि ये व्यवस्था के विषय में जो राजीव भाई बोलते हैं वो तो एकदम परफेक्ट बोले हैं उन्होंने कि व्यवस्था लूट की है
और इस लूट की व्यवस्था में तंत्र जो है, न्यायपालिका हो चाहे शिक्षा तंत्र हो, जो मैकाले ने दिया था, उसने जो दिया है, जो व्यवस्था दिया है, वो भारत के लोगों के हितों के लिए है ही नहीं। 34,735 काले कानून चल रहे हैं आज भी, जो भारतीयों को सताने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, वही कानून आज चले और कहिए कि भारतीयों का भला हो गया, कैसे संभव है? तो मुझे उस समय इतना समझ नहीं थी। मैं पढ़ते गया, डायरेक्टर थे उस समय, पीएचडी भी किए। उसके बाद 2007 में हम डायरेक्टर का पद छोड़ना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि वहाँ अराजकता था और विभाग जो था वो गलत लोगों के पक्ष में अड़ी हुई थी। तो ये बेसिकली चैलेंजेस आपको आए और इस वजह से आप जो है फिर कूदे की ये इस व्यवस्था को परिवर्तन करने में मैं जो रोल प्ले कर सकता हूँ वो मैं उसके बाद जब यहाँ दिल्ली आया तो क्या क्या परेशानी आपको, समस्याएं, काफी आर्थिक समस्या भी झेलनी पड़ी होगी? बहुत परेशानी आई आर्थिक, फिर भी उसके बावजूद आपने टिके रहे आप। पैर मेरा डैमेज हो गया एजिटेशन में। जी अच्छा। 94 में एक फेमर टूट गया। बहुत लोग मेरे सगे संबंधी दोस्त वही बहुत लोग थे पैसे वाले, किसी ने नहीं बनाया। मेरा पैर करीबन 10 वर्षों तक पैर से लाचार रहे हैं और कमानी पे चलते रहे। कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मबल था, फरीदाबाद हम शिफ्ट कर चुके थे और यहाँ पर आने के बाद 7 के बाद यहाँ जब हम रहने लगे तो 10 में एक मेरे मित्र थे जो गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वे अमेरिका में है जी। उन्होंने बताया राजीव भाई के विषय में, हमको जानकारी दिया। जब मरे थे उसके चौथे दिन, राजीव भाई के गुजरने के चौथे दिन, जब राजीव भाई को मैंने बहुत गहराई से सुना तो मुझे लगा कि हमको राष्ट्र को रास्ता देने का तो सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया। और उस समय से मैं सक्रिय जीवन में जब आया, उसके बाद के अनुभवों ने तो मुझे अद्भुत परेशानी में डाल दिया। मैंने ये महसूस किया है पिछले 10 वर्षों में, ईमानदारी से देशभक्ति में काम करते हुए, कि संवेदनहीन हो गया हमारा समाज। और समाज जो है पेटू और सर्वादी और स्वार्थी बन चुका है। और जो नेता है, नेता समाज को इस तरह से तोड़ दिया है कि समाज अपने निजी स्वार्थ में फंसा रहे और देश को लूटने की व्यवस्था उन लोगों के हाथ में रहे और चलती रहे। अब देश 70 वर्षों में जो हालात हुआ है, अंग्रेजी काल से भी ज्यादा बदतर कर दिया इन लोगों ने। लूट की व्यवस्था इस तरह से चल पड़ी है कि हमें नहीं लगता कि अगले 10-15 वर्षों के बाद भारत बच पाएगा। जिस तरह से भारत में कट्टरता और आतंकवाद परोसा जा रहा है, जैसे देश के अंदर रहने वाले लोग, जैसे धर्म के नाम पर जब विभेदीकरण हुआ है, कट्टरता आया है, इस्लाम के नाम पर जैसे हुआ कट्टरता। हाँ, तो व्यवस्था जो हमने देखा, तो हम 56 वर्ष की उम्र में हैं अभी। हमारा शारीरिक रूप से एकेडमी अभाव, पैसे के अभाव में काफी रहे। बाद में मुझे लगा कि हम जो हैं वो तो ईश्वर ने हमें कुछ और ही काम किया था, और हम ईश्वर को सबसे ज्यादा आज तवज्जो देते हैं कि हम जो प्लानिंग की, हमने अपने जीवन को बहुत संतुलित किया। शादी नहीं करते थे, लेकिन माँ ने कराया। तो एक बच्चा आने के बाद मान लो पिताजी लोग चाहते थे कि और भी बच्चे हों, लेकिन मैंने उसको संतुलित किया, क्योंकि हमने माना कि देश के लिए काम करना है। अगर हम परिवार के चक्कर में पड़ेंगे तो देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आप किस तरह से, मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल भी होता है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट करे, और किस तरह से आप इस चीज को बैलेंस करके चल रहे हैं? आपकी पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी जो जगत रूपी जो शरीर है आपका, जो जिसमें आप हैं, उसमें, और अपनी समाज सेवा के इस पुण्य काम में किस तरह से बैलेंस कर पा रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी बात मेरा ये मानना है, ये चैलेंज बहुत लोगों की जिंदगी में आता है, वो सोचते करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मैसेज भी आप इसमें देना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि जीवन हमको किस लिए मिले, ये समझने की जरूरत है जी। जन्म और मृत्यु, बर्थ और डेथ के बीच में सी है चॉइस, बी और डी के बीच में सी आता है चॉइस। आपको चॉइस करना कि जीवन को कहाँ ले जाना। जीवन का मूल क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। जिसने समय का सही सदुपयोग किया, उसी का इतिहास है। अगर 7,86,816 शहीदों के जीवन को देखिए, भगत सिंह को, राजगुरु, सुखदेव को, अगर वो अपने लिए सोचता तो राष्ट्रभक्ति नहीं कर पाता। आपने शहीदों की संख्या बताई है, 7,86,816। ये शहीदों की ऑफिशियल लिस्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राजीव दीक्षित जी ने बताया। वेरी गुड, ये हमें पहली बार सुनने को मिला। दर्शकों को भी बता दूं, मतलब मैंने भी वाकई में ये बड़ी एक बात है। और भारत में 34,735 काले कानून अभी चल रहे हैं, जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था।
वो कानूनों का अभी सरकार आपने कुछ नहीं मैंने देखा कि आपने हमें दिखाया ऑफ द लाइन इस इंटरव्यू से पहले आप दिखा रहे थे कि आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, और जब वो राज्यसभा में आई गुजराल जी थे राज्यसभा में, वीपी सिंह जी, और इवन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आप लेटर लिख रहे हैं, अपनी कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो इनका कोई प्रतिक्रिया इन लोगों से मिली है आपको? कोई सकारात्मक रिजल्ट आया, नजर आया? प्रतिक्रिया मिले या न मिले, मेरा जो ड्यूटीज बनता है वो आप पूरा कर रहे हैं। एक संवेदनशील भारतीय के नाते जी जी मुझे जो जिम्मेवारी अपने जीवन की है, मैंने जो जीवन को जिस रूप में देखा है, भारत में जितने महान लोग पैदा लिए, अगर उनका इतिहास ही भारतीयों को पढ़ा दिया गया होता तो भारत कुछ और होता। आप डॉक्टर साहब हमें बताएं कि आप जो राजीव दीक्षित निर्माण ट्रस्ट जो अभी आपने बनाया है, उसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या उसके मेन उद्देश्य? दरअसल में मैं राजीव जी को इसीलिए स्वीकारा हूँ कि राजीव दीक्षित में हमें राम शर्माचार्य भी दिखते हैं, जी जी, विवेकानंद भी दिखते हैं, ये गायत्री परिवार भी दिखते हैं। जी जी जी। तो जितने भी महान लोग 7,86,000 है, सभी लोगों का दर्द राजीव दीक्षित में देखा था। जी। और राजीव दीक्षित ने भारत की समस्या और समाधान पर जितना गहराई से बताया है, उस तरह के ज्ञान हमें कहीं दिखता ही नहीं, मॉडर्न इंडिया में तो नहीं नजर। अब राजीव दीक्षित जी को जो हमने जहां तक समझा है, जी जी, उससे हमें नए भारत के निर्माण की पूरी कल्पना मेरे माइंड में क्लियर हो चुकी है। आपने बताते हैं कि आपने एक भारत का नया संविधान, संशोधित भारतीय आंदोलन का, मैं कहता हूँ कि भारत में 7,86,816 सही थे जी। हर आदमी को ये मिट्टी का शरीर ये गलता है, जी, जी, मरता है, जीवित नहीं रहता। तो एक निश्चित कालखंड में, जैसे 1974 में टोटल रिवॉल्यूशन हुआ था, आजाद भारत में एक ही क्रांति हुई 1974 में, वो संपूर्ण क्रांति था, टोटल चेंज का नारा था, लेकिन उस आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित नहीं था। हमने लक्ष्य निर्धारित करके ड्राफ्ट बना दिया है। जैसे आज आप गाड़ी से आए होंगे तो जीपीएस सिस्टम में गाड़ी लगा हुआ है, जीपीएस सिस्टम में लगा दिए कि हमको डेस्टिनेशन जाना है G129 इंदिरा एन्क्लेव, तो आप पहुंच गए। उसी तरह आंदोलन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आज राजीववादियों के बीच संगठन क्यों नहीं बनना, इसका मूल कारण क्या है? कारण है कि ये वातावरण जो है भौतिक जीवन का, पारिवारिक जीवन का, हर आदमी देश के लिए काम सोचता है, लेकिन माया मोह का जो जाल है, मजबूरियां भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और मजबूरियां नहीं है, उसको हम मजबूरियां नहीं कहते हैं, कमिटमेंट की प्रतिबद्धता का अभाव है, एक कमिटमेंट नहीं है, मजबूरी। बेसिकली आपका जो कमिटमेंट है वो अगर स्ट्रांग होगा तो ये सब चीजें भी आपको जो है परेशान नहीं करेंगी। जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास एक आत्मबल था और लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें देश के लिए करना है। तो जब करने चले तो शादी नहीं करते थे, शादी करना पड़ा, पत्नी भी हम खोज कर लाए जो कुष्ठ रोगी की सेवा करती थी। अब पत्नी को मोटिवेट कर लिए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने उसको बहुत भटकाया। लेकिन समय के साथ उनका मैच्योरिटी जब आया तो उनको लगा कि मेरा पति सही रास्ते पर है, तो पूरा समर्पित होकर मेरे लिए साथ दे दिया। गायत्री परिवार का रथ चला के साहित्य को समाज में ले जाना, गुरुदेव का, राम शर्माचार्य जी का, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा सिद्धांत पे वो भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। बहुत बढ़िया। हम दूसरे को नहीं बदलना चाहते हैं, हम खुद को बदलेंगे और हमारे आचरण से दुनिया बदल सकता है। राजीववादी का गलती क्या है? राजीववादी सोचता है हम ज्ञानी हो गए, अहंकारी हम बन गए और हम दूसरे को बदलना चाहते। कोई किसी को नहीं बदल सकते, एक बच्चा को आप नहीं बदल सकते। तो अभी किस तरह की परेशानियां आप इस अपने समाज कल्याण के काम में फेस कर रहे हैं? क्या मदद की अपेक्षा आप लोगों से करते हैं? सबसे बड़ी समस्या जो है देश में जी, वो है लक्ष्य का, स्पष्टता का अभाव। जी जी जी। ये देश विभिन्न दिशाओं में चल गया है, वैचारिक अंतर हो गया है, और वैचारिक अंतर इतना मजबूती से हो गया है लोग के लिए कि लोग, पहले हमारे परिवार में एक नेतृत्व था जहाँ से न्याय चलता था, हमारा बुजुर्ग होता था, मुखिया होता था घर का, वो सबकी हित की बात सोचता था, तो वहां से न्याय की पद्धति शुरू हो जाती थी। अब जब से समाज में पैसा समाज का नेतृत्व ले लिया तो समाज टूट गया, और पैसा के होड़ में जब समाज बह गया तो दिक्कत ये हो कि पैसा तो मिला लेकिन संतुष्टि नहीं मिला, और संतुष्टि अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि आपने इस तरह से ये एक मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, स्वधर्म संदेश के नाम से डॉक्टर राजू विद्यार्थी ने अभी 8 महीने पहले इन्होंने ये मैगजीन निकाली है, फरीदाबाद का RNI रजिस्टर्ड ये मैगजीन है, और इस मैगजीन के अंदर ये काफ़ी बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि गौ सेवा के ऊपर है, गौ विज्ञान के ऊपर इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, और नेचुरल हीलिंग के जरिए, और किस तरह से एक राजनीतिक सुधार के काम करने के लिए जो लेख लिखकर ये लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश इस मैगजीन के जरिए कर रहे हैं। तो इस मैगजीन को आप देखें, सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे,
इनकी वेबसाइट का और इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल, वहां जाकर इस मैगजीन को आप परचेज कर सकते हैं और वहां से इसकी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। दुनिया में उन्हीं लोगों का इतिहास रहा है जिन लोगों ने चैलेंज को स्वीकारा है। जी। दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा, कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हम पत्थर तोड़ने वाला इतिहास बनाएंगे। जी। लेकिन उनके अंदर एक संकल्प था। संकल्प की कमी जो है वो लोगों जिस को आदमी ने संकल्प किया उसी का इतिहास रहा संकल्प है। वाले का इतिहास है। इसलिए राजीववादी हमारे जो मित्र हैं उनमें राजीव दीक्षित की पीड़ा है, इसमें कोई कमी नहीं। जो मेरे अंदर पीड़ा है वो है, लेकिन वातावरण इन्वायरमेंट जो है ना, उससे जूझना और उससे पार पाना, ये बड़ी कला है। ये लड़ाई सबसे बड़ी है। ये कब होगा? ये लड़ाई सबसे बड़ी है। जब ये कब होगा जब आप स्थिर होकर के जीवन को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जीवन मिला किस लिए, इसका अभिप्राय क्या है। अभिप्राय क्या परिवार तक ही जीना मेरा जीवन है? अगर राष्ट्र की बात सोचे, जापान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जिन लोगों ने राष्ट्र को स्वीकार किया है वो लोगों का क्या जीवन नहीं चलता है? इसीलिए अगर टोटल की बात सोचे तो आपका तो हित हो ही जाता है। लेकिन हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो सरकार की नीतियां हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि 1 रुपया की अगर देश की आय है तो 75 रुपया 3% भारत की आबादी के वेतन पर जाता है। 75 पैसे माने सरकारी नौकरी में। करेक्ट। और 25 पैसे में विकास और 97% आबादी के लिए। कितना बड़ा अंतर है। ये वाकई में ये सही फिगर है। सच्चाई फिगर है। ये कैसे आपने ये फिगर गैर योजना मद। अच्छा। गैर योजना मद में देश की आय का 75 पैसा खर्च होता है। तो गैर योजना मतलब वो अनप्लान्ड थी। आप तो पॉलिटिक्स में रहे हैं, सरकारी तंत्र में रहे हैं, देखे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो गैर योजना मद है सरकार का जो बजट में, वहाँ पर टोटल जो इनकम का है वो 75% जा रहा है। और ये गैर योजना मद का मतलब है जो कि सैलरीज वगैरह हो गई, वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी लोग सेवा क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, इवन एमपीज और एमएलए, ये सब चीजें इन लोगों को लेके 75 पैसा जाता है। और 25 पैसा में पूरा देश का 97% आबादी और विकास। बड़ी डिस्पैरिटी है सर, बहुत बड़ा। और लोगों को आकर्षण इसीलिए हो गया कि हर घर का परिवार बेटा को चाहता है पढ़ा लिखा के अफसर बना ले, ताकि बिना मेहनत किए वो पैसा है। जब सामाजिक मानसिकता में इतना बड़ा विकृति पैदा कर दिया गया सिस्टम द्वारा, तो उस देश का भला कैसे होगा? उसी को फिर वैसे तो राजीव दीक्षित जी ने भी बोला कि स्वावलंबन जो है इस देश को एक वन ऑफ द डेवलपमेंट का पिलर बन सकता है। बेसिकली इसको आत्मनिर्भर से बेसिकली राजीव भाई की मृत्यु का रहस्य भी लोग नहीं जानते ठीक से। जी। राजीव भाई ने बाबा रामदेव को यही कहा था कि जैसे अमूल है सहकारिता से लाखों लोगों को रोजगार देता है, इस देश को जरूरत है कि यहाँ की आबादी है, यहाँ की आबादी के हित को ध्यान में रखकर ही परियोजना बनानी चाहिए। जी। समझे कि नहीं? दिल्ली में बैठकर परियोजना बनाने से देश का भला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसीलिए परियोजना जैसे पतंजलि है तो पतंजलि में है कि ये केंद्र बने, लेकिन उत्पादन का केंद्र गांव बने। उन्होंने 150 आइटम बताया है, जैसे टमाटो केचप है। जी, वो गांव से बन सकता था। गांव से बन सकता था। हाँ, बिल्कुल बन सकता तो उसका उत्पादन का लाभ, जैसे अभी किसान बिल आया, किसान बिल में अगर सरकार, पता नहीं मोदी जी को क्या कौन लोग सुझाव देते मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अगर वो किसान के हितैषी होते तो किसान को इंफ्रा देते, मशीन सस्ता में देते, प्रोसेसिंग यूनिट उसको देते, ताकि वहाँ स्वावलंबन का रियल जो स्वावलंबन है वहाँ अप्लाई हो सके। वहाँ होता। जब ग्राम स्वराज 86% आबादी अभी भी एग्रीकल्चर पे है भारत में, तो WTO संधि के तहत जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें देश का प्रधानमंत्री फंस जाता है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री। इन मुद्दों को तो मैंने भी कुछ पॉलिटिशियंस के साथ, मिनिस्टर के साथ जब बातचीत होती है, संवाद होते हैं, तो उठाया है कि क्यों नहीं ये वेस्टर्न यूपी के अंदर हम देखते हैं सड़कों पे आलू पड़े रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले लोग दरअसल में मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि कंटेंट्स अभी रिलीवेंट है किसान समस्या, इसलिए मैं इस पे बताना ये चाहूंगा कि सरकार की नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का होना चाहिए। पॉलिसी जो होता है जनहित का, व्यापारिक नहीं होता। गवर्नमेंट का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है कि अधिक से अधिक जनता के हित में। मान लीजिए कि ट्रैफिक रूल लाते हैं, तो ट्रैफिक रूल में जो बिना हेलमेट का जा रहा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए मोहर मार दीजिए उसके अथी पे, उसके गाड़ी रोक लीजिए, लेकिन DTO ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इसको 10 दिन में लाइसेंस दे। उसको जिसको टोपी नहीं है, हेलमेट नहीं है, उसको हेलमेट सस्ता दर पे वहीं पर मुहैया करा के कहिए कि खरीदो। ये हुआ जनहित। ये हुआ जैसे ऑस्ट्रेलिया में है कि मान लीजिए टैक्स पेयर अगर टैक्स देता है तो टैक्स का पैसा जो लौटाया जाता है उससे वो एक इंडस्ट्रीज खड़ा कर लेता है। वेरी गुड। तो भारत ने अच्छाइयां किसी से लिया नहीं, बुराइयां पूरे दुनिया से लिया है।
जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो कानून भारत की जनता को परेशान करने के लिए अंग्रेजों ने जो अंग्रेजों ने, मैकाले ने क्या बोला, एज इट इज हमने फॉलो कर लिया। मैकाले ने शिक्षा पद्धति को अभी मैं आपको बता दूं, अर्णब गोस्वामी का केस लीजिए। जी जी जी। अर्णब गोस्वामी को जब जबरन किसी गलत ढंग से महाराष्ट्र की सरकार ने अरेस्ट किया तो सीजीएम ने नोट लिखा कि एक षड्यंत्र के तहत इनको अरेस्ट किया गया। तो सीजीएम एक ऐसा कानून व्यवस्था है कि सीजीएम उसको जेल क्यों दिया? सीजीएम को उसको बेल देना चाहिए था ना। जी जी। और वो 14 दिन के बाद जब जेल में रहता है तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर उसको रिहाई देता है कि 32 आर्टिकल 32 के तहत निजी सुचिता के लिए उसको नहीं रखा जा सकता, ये गलत हुआ है। अरे गलत हुआ, वो 8 दिन रह गया जेल में। जिन लोगों ने 8 दिन किसी निर्दोष को जेल में रखकर पनिश किया, उसके लिए आपने क्या किया? जुडिशियरी का मतलब ये नहीं होता है कि फैसला देना, न्याय और फैसला में गंभीर अंतर है। न्याय, फैसला कभी न्याय बन नहीं सकता। मैकाले ने जब भारत में शिक्षा और न्याय 2 चीज दिया तो मैकाले ने स्पष्ट बताया कि हम भारत में ऐसी व्यवस्था का नींव डाल दिए हैं कि आने वाली भारत की भावी नस्लें होगी भारतीय, लेकिन उसकी आत्मा होगा अंग्रेज, और वो वही करेंगे जो हम चाहेंगे, एक गुलाम देश भारत। यानी मानसिक रूप से गुलामी का उसको मजबूती किया, उन्होंने रख दिया। उन्होंने जब फिजिकली वो लोग आजाद करके चले गए, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था जब दिया है तो उसने ये बातें कहा है सदन में। 2 फरवरी 1835 के हाउस ऑफ कॉमन में जो परिचर्चा हुआ भारत को गुलामी का, उसमें W.B. मैकाले तो स्पष्ट बताया कि मैं संपूर्ण भारत में घूमा, एक भी शराबी नहीं देखा, एक भी बेरोजगार नहीं देखा, एक भी चरित्रहीन नहीं देखा। मैंने सोने और चांदी के सिक्के ऐसे देखे जैसे चावल के ढेरों। ऐसे संपन्न राष्ट्र को कोई गुलाम नहीं बना सकता। एक सांसद उठकर पूछता है कि आपके पास इसको गुलाम बनाने की कोई योजना है? तब मैकाले बोलता है कि अगर ये सदन मेरी बात को गंभीरता से लेगी और ब्रिटेन की सरकार मेरी बातों को गहराई से सब अनुपालन करेगा तो मैं इस सदन को सुझाव देना चाहूंगा कि भारत की प्रभुसत्ता में वहां की गुरुकुल व्यवस्था है, अगर उसका हम नाश कर दें तो आने वाली भारतीय पीढ़ी चरित्र से तो भारतीय होगा, शरीर से तो भारतीय होगा, लेकिन उसका आत्मा होगी अंग्रेज, और वो वही करेंगे जो हम चाहेंगे, गुलाम देश भारत। उसी तरह मैकाले ने जब न्याय की व्यवस्था दिया तो उसने कहा, अपने पिताजी से बताया कि मैं भारत में एक ऐसा न्याय व्यवस्था दे दिया हूं कि भारतीयों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। ये मैकाले का दिया हुआ है। हमारी शिक्षा, हमारा न्याय मैकाले का दिया हुआ है, जिससे हम चलते हैं। जब वो एक व्यक्ति यहाँ सर, मतलब डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बड़ा, 2 विरोधाभासी चीजें और 2 निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूँ इस कंटेक्स्ट जो आपने बोला कि एक व्यक्ति मैकाले पूरे हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी राय, अपनी सूझबूझ या कुटिल बुद्धि से पूरे इतने बड़े राष्ट्र को गुलाम बनाने की विचारधारा वो रखता है और पूरी सहमति से वो संसद उस पर अमल करने के लिए राजी हो जाती है। देखिए, एक व्यक्ति की विचारधारा, उसी तरह एक व्यक्ति की विचारधारा है। और मैं ये यकीन मानता हूं कि अगर डॉक्टर राजू विद्यार्थी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति, अगर मैकाले जैसा व्यक्ति पूरे भारत को आज मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि देश समाज की किस्मत जो है प्रकृति तय करती है। हालांकि हमने इस अंग्रेजी की गुलामी को, इस गुलामीपन को, स्वतंत्रता को जो है अपने लिए हित में ही हमने कन्वर्ट कर लिया। भारत आज सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बड़ा हम लोग मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था आज भी इतनी कमजोर है, इतनी अगेंस्ट द जस्टिस है कि जिसको आज हमें बड़ा त्रस्त आता है कि अर्णब गोस्वामी जैसे। स्पष्ट करना जरूरी है कि फैसला और न्याय है क्या? फैसला और न्याय, फैसला होता है जो साक्ष्य और विटनेस पर होता है, साक्ष्य और विटनेस पर, साक्ष्य और विटनेस पर होता है, और साक्ष्य भी झूठा ही होता है। जब आप कोई सच बोलने जाइएगा तो वकील कहेगा कि नहीं, हम जैसे तुमको बोलेंगे वैसे बोलना है। तो जो विटनेस हुआ वो झूठ हुआ, आज साक्ष्य भी गलत ही प्रोड्यूस होता है। और थाना जो आपको FIR देता है, प्राथमिक रिपोर्ट, उसी पे उसका जो रिपोर्ट दिया जाता है, फाइनल रिपोर्ट, उसी का मालूमात करता है कोर्ट मात्र। इस वीडियो के अंदर इतनी गहरी बात हम लोगों के सामने आपने शेयर की है, मतलब ये बात सोचने पर हम सब लोग मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम जिस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, जो सिस्टम हम बचपन से पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं, एक और चीज वाकई में एक और बात बताना चाहिए या नहीं? एक बात और बताना चाहेंगे। एटली भारत को आजाद किया था। एटली, राइट। तो एटली ने अपने डिपार्टिंग नोट में लिखा, अपने डिपार्टिंग नोट में लिखा है कि भारत को
भारत को हम किस कारण से आजाद किए, ये पूरा विवरणी है उसमें। जी, जी। एटली ने बताया क्या, है। क्या लिखा है प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की स्थिति में थी और आजाद हिंद फौज इतना मजबूती को प्राप्त कर लिया था कि 1943 में उनकी सरकार बन गई थी। 11 राष्ट्रों ने सुभाष चंद्र बोस को स्वीकृति दे दिया था। बिल्कुल, समझे कि नहीं? तो एटली ये बता रहा है कि जो आजाद हिंद फौज के सशक्तिकरण के कारण इंडियन नेवल में रिवोल्ट हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो सेना लौट रही थी, करीबन भारत से करीब 5 से 10 लाख सेना उसमें था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जो वो लौटता तो अंग्रेजों को मार मार के कचूमड़ बना देता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। तो उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वो क्या किया, एक षड्यंत्र किया। 1946 के जून के महीने में हाउस ऑफ कॉमन में एक बिल लाया। उस बिल का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। और ये बिल 1946 में हाउस ऑफ कॉमन में पास हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत में उसको लागू कराया गया। उस बिल का प्रियम्बल्स लिखा हुआ है कि ऑन 15th of August 1947 इंडिया विल बी डिवाइडेड इन 2 डोमिनियन स्टेट्स रिस्पेक्टिवली नोन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके 1946 में ही लिख दिया गया, तय कर दिया गया। और 1947 को 1935 के गवर्नेंस एक्ट, भारतीय अधिशासी अधिनियम 1935 को भारत में जबरन जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया उसके माध्यम से लागू कराया गया। तो ये जो संविधान है ना, ये संविधान पूरी तरह से भारत के साथ एक धोखा था और भारत को धोखा देने वाले भारत के कुछ स्वार्थी लीडर थे जिनके कारण यह हुआ। क्योंकि आजाद हिंद फौज की अगर सरकार बन गई थी तो फिर ये सरकार तो दूसरी बनी। इसका मतलब ये एक षड्यंत्र था। दूसरा काम क्या हुआ कि संविधान की धारा में जो प्रोविजंस में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाए गए, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को भारत के विरोध की व्यवस्था बना दी गई, जो कहा जाता है कि जनता की हित का। जैसे संविधान की धारा 40 में लिखा हुआ है कि सिविल कोड होगा, भारत में एक सिविल कोड होगा। जब मुसलमानों के एक अलग देश दे दिया गया और मुसलमानों को भारत में रहने की आजादी दी गई, तो उस समय मुसलमानों की संख्या भारत में करीबन उनका 7% था और पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या 17% थी। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या 3% हो गया और भारत में 30% हो गया। तो इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जो डेमोग्राफिकल जो अनस्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, इसके पीछे संवैधानिक षड्यंत्र है। संविधान की धारा 25 से 30 में उनके लिए प्रिविलेज है, डुअल सिस्टम है। वो लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए मदरसा और मस्जिद चलाता है। लेकिन अगर हम संविधान की धारा 30 में हिंदू लोग अपना धर्म का प्रचार, जो सनातनी ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसको नहीं दे सकता है। तो इस तरह का जो प्रोविजंस है 91 में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, बोलने की आजादी, इसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। आखिर ये भावना कैसे आ गई? जब 1857 के बाद भारत के मुसलमान और हिंदू मिलकर के गौरक्षा कमेटी बनाता था, उस देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का कट्टर विरोधी कैसे हो गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी षड्यंत्र चली गई आजादी के बाद और जो भाईचारा था, जो अपनापन था, उसको तोड़ करके और समाज में जो द्वेष फैलाया गया, इसका बहुत दुखदायी परिणाम हमें दिखाई देता है। इसीलिए भारत के रहने वाले लोगों को कहना चाहेंगे कि भारत एक है, भारतीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए राजीव दीक्षित के विचारों पे अगर भारत के चाहने वाले लोग अगर एक नए राष्ट्र की परिकल्पना चाहेंगे, हम चाहेंगे आप दर्शकों को एक डिपार्टिंग मैसेज दे दें। राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट की तरफ से, हम भारत निर्माण ट्रस्ट के तहत यही बताना चाहेंगे कि भारत को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक चरित्र का बदलाव किया जाए। और राजनीतिक चरित्र का बदलाव, भगत सिंह जैसे लोग जब समाज का नेतृत्व बनेगा तभी भारत बदलेगा। इस काम को करना बहुत आसान है मित्र। इस देश की जनता जो भटक रही है, उसके जीवन का सुख दर्द का साथी बन जाइए। और चाणक्य की वो बात याद रखिए, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। इस भाव से लोग निकल करके समाज को जागृत करने के लिए और समाज में स्वदेशी आंदोलन चलाइए, जीरो बजट खेती बताइए, पशुधन विकास से कैसे ग्राम स्वराज आता है उसका ज्ञान दीजिए, आपके भोजनालय में आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उसकी जानकारी दीजिए, आयुर्वेद की जानकारी दीजिए। जब गांव समाज निरोग होगा, गांव समाज स्वावलंबी बनेगा,
तो जो बच्चे समाज की सेवा में लगेंगे वही जब समाज का नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व पैदा होगा, तब जाके व्यवस्था में स्वराज आएगा, और जब स्वराज आएगा तब राम राज आ ही जाएगा। इसलिए निजी स्वार्थों को त्याग करिए और पात्र साथी के नेतृत्व में जब तक आपके मन में सहकारिता, सहयोग, विश्वास और प्रतिबद्धता नहीं होगा, आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा अमीर होता है जो फकीर बन जाता है। आप अपने अंदर जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो राष्ट्र के लिए जीना चाहते हैं, जो राष्ट्र की चिंता में तल्लीन है, वो अपने को फकीर बना लीजिए, आपका भला हो जाएगा, समाज का भला हो जाएगा। और अगर ऐसा सोचते हैं कि आपका परिवार कष्ट में चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। अगर हम 2000 साथी यहाँ एकत्र होते हैं एक मंच पर, और आपकी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए की जरूरत है, और हर 2000 आदमी 200 रुपया देता है, तो 10 लाख हो जाता है। इसको कहते सहकारिता। एक आदमी नमक रोटी खाए, एक आदमी रसगुल्ला खाए, इस व्यवस्था को तोड़िए और साथ मिलकर सहकारिता में आप चलने का प्रयत्न कीजिए। आपको निश्चित सफलता मिलेगा और सामाजिक समस्याओं का निदान होगा, राष्ट्र को रास्ता मिलेगा। राजीव दीक्षित ने देश को रास्ता दिखाने के लिए सारे तत्वों को स्थापित करा दिया है। जी पूछ लीजिए कैसे आर्थिक वाला पूछ लीजिए। क्या पूछना है? कि आर्थिक जो आंदोलन में चाहिए उसे कैसे आपको सहयोग लोगों से आशा करते हैं, जी, है ना। सो डॉक्टर विद्यार्थी, ये है डॉक्टर विद्यार्थी के विचार जिनको आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से, बिकॉज आप इतना बड़ा ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ आर्थिक परेशानियां भी आपको आती होंगी, तो क्या आर्थिक सहयोग की अपेक्षा आप दर्शकों से करते हैं, अपने सहयोगियों से करते हैं? किस तरह की दरअसल में पात्र को पहचानने की जरूरत है। जी जी। दुर्भाग्य इस देश में पैसे के पीछे भटकता हुआ इंसान संवेदनशील तो होता है, लेकिन धन के पीछे इतना तल्लीन है कि पात्र की पहचान नहीं कर पाता है। यह दानियों का देश है। कुपात्र लोगों को धन तो देता है, लेकिन संवेदनाओं के साथ सही लोगों को राष्ट्रभक्ति से न तो जुड़ता है, न तो उसका साथ देता है। मैं गुजारिश करूंगा जो राजीववादी हैं वो भरोसा करें। हम लोगों ने ईमानदारी से देश और समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके और बहुत आनंद का जीवन जीते हैं। हमने खुद को बदला है, अपने परिवार को बदला है, और सबसे ज्यादा गुरुदेव राम शर्माचार्य जी के ज्ञान को, हम उनके साहित्य को जब तक जीवित रहेंगे घर घर पहुंचाने का व्रत लिए हैं, ताकि हर देश जगेगा। जब हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। इस भाव से अगर अंगीकार करके आप सहकारिता, सहयोग, विश्वास और प्रतिबद्धता से चलिएगा, और धन तन मन से मदद करने के लिए जिसको जिस तरह का सामर्थ्य है अगर मदद कीजिएगा तो रास्ता मिलेगा। मैं पिछले 10 वर्षों से इस काम में लगा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे साथी जो प्रतिबद्धता जानते हैं, योग्यता जानते हैं, जिनको तन मन धन से मदद करनी चाहिए, लेकिन वो सक्षम हैं, धन उनके पास है, मदद करना चाहिए, लेकिन जहाँ धन की मदद करने की जरूरत होती है, दुर्भाग्य है उनको कहने के बाद भी, भीख मांगने के बाद भी वो नहीं देते। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी सीमा को इतना कम कर लिया है कि कभी मुझे अपने लिए कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं हक से कहता हूँ कि मैं देश और समाज के लिए करता हूँ। अगर मेरा हक होगा तो हम आपसे मांगेंगे, और अपने लिए न मांगते हुए देश और समाज के लिए अगर कटोरा लेकर भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं मांगूंगा, मुझे उसमें कभी परहेज नहीं होगा। दर्शकों, ये बहुत गहरी और मार्मिक बातें हैं जो आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर विद्यार्थी के साथ इस संवाद में। यकीन मानिए, इतना समर्पण देश और समाज के लिए आज के इस भौतिकवादी युग में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और मैं पर्सनली पिछले 2-2.5 वर्षों से डॉक्टर विद्यार्थी के टच में हूँ, और मैंने पाया है कि इस इंसान को इन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने दायरे को इन्होंने सीमित कर रखा है, और एक अरेंजमेंट करके बाकी जो सहयोग की अपेक्षा ये रख रहे हैं, उस सहयोग को सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षा रखते हैं। और इस वीडियो को देख रहे दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आप डॉक्टर विद्यार्थी से बात करें, इनके विचारों को समझें, और वाकई में अगर अपने लिए जीवन केवल आप जीते हो तो पशु भी जी लेता है।
अगर हम थोड़ा बहुत भी योगदान इस देश के निर्माण के लिए जो समय और अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल ये खर्च कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आर्थिक मदद देकर या जो भी आपके पास संसाधन हैं उनको थोड़ा सा इनके साथ जोड़कर अगर मदद कर दें तो शायद भगवान का पुण्य जो है या आशीर्वाद आपके ऊपर बरस जाए। आप चाहे इसको ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि हर इंसान इतना स्वार्थी है, उसमें इसको ये लगता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मिलेगा कि आपकी आत्मा को खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेगी उन लोगों की जिन तक ये इनके द्वारा किए गए पुण्य कामों का जो है लाभ पहुंचेगा। शायद वो एनर्जी जो है आपको दुआएं कर दे, आपके बच्चों, आपके परिवार को निरोगी काया अचीव करने में शायद मदद कर दे। तो इसी बात को चाहे इसी रूप में समझ लें आप, तो ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं। आज हम जहां बहुत सारे एनजीओज के द्वारा फ्रॉड और फंड रेजिंग करके गवर्नमेंट के या ऑफिसर के साथ मिलकर घपलेबाजी करते हुए की खबर हमें सुनाई देती है, वहीं पर इस तरह के समर्पित व्यक्ति भी हैं। हम इंडोप्स के इस मंच पर, इस मैगजीन के पोर्टल पर, यूट्यूब चैनल पर आपके साथ में अगर ये वीडियो दिखा रहे हैं तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी की पूरी कोशिश करते हैं कि जितना ऑथेंटिक व्यक्ति हो, जितने ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशंस हों, उन्हीं लोगों को हम केवल शोकेस करें। बिकॉज यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के पीछे न तो हमें डॉक्टर विद्यार्थी से कुछ पारिश्रमिक मिला है, ना ही हमने कोई पैसा लिया है, ना ही हमारा कोई मोटिव इसको आगे बढ़ाकर प्रमोशन करके कोई पैसा कमाने का है। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे सामाजिक जागरूकता लेकर आने वाले एक जो आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, मॉडर्न जो है रेवोल्यूशनिस्ट हैं, उन लोगों को, उनके कामों को, उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को जनता तक उनके सामने लेकर आकर आप सभी की ज़िंदगी में कुछ बेटरमेंट हो सके और इस काम को बढ़ाने में आप लोग मिलकर सहयोग जो कर सकें, इस कामना से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं स्वधर्म संदेश। इस मैगजीन को डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी ने 8 महीने पहले लॉन्च किया है और ये बहुत ही क्रांतिकारी विचारों का एक संकलन है। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स इसमें हैं और इससे जुड़ने के लिए आप इस मैगजीन को अगर सब्सक्रिप्शन लेकर अपने घर पर मंगाते हैं और बच्चों को या खुद पढ़ते हैं तो आपके मानसिक और आत्मिक विकास में काफ़ी बड़ा सहयोग और परिवर्तन आपको नजर आएगा। और स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी अच्छे इसमें संकलन है। हर इशू में काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने रिसर्च के साथ लिखी हैं। जैसे इस बार का जो अंक है दिसंबर 2020 का, इस अंक के अंदर इन्होंने गौमूत्र के ऊपर, गौ विज्ञान, इनफैक्ट गाय के क्या क्या फायदे हैं, गाय को रखने के, उसके अलग अलग उत्पादों के क्या क्या बेनिफिट हैं, साइंटिफिक बेसिस ऑफ फैक्ट्स के आधार पर ही इन्होंने यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया है। तो इस तरह की नायाब इंफॉर्मेशन, इस तरह की बेशकीमती इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में बेटरमेंट कर सकती है, इस तरह की मैगजीन में आपको संकलन मिलती है। और इसकी बहुत ही कम एनुअल फीस इन्होंने रखी है, 260 रुपीज़। सो दिस इज समथिंग यू कैन ईयरली है, वो भी 260 रुपये साल का। तो इस मैगजीन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके नीचे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, वहां जाकर आप इस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य विचार अपने जनता तक शेयर किए और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस पुनीत काम में आप लगे हुए हैं, आप उसी में और आत्मशक्ति के साथ, आत्मबल के साथ लोगों का सहयोग आपको मिले। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर ना पड़ने दें। जब आपने इतना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, जरूर कोई ना कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल आएगा, कुछ लोग आएंगे जो आपके इन चीजों को, शायद लाखों में से एक आए, पर वो मुझे लगता है कि इस तरह की सद्भावना, अगर ईश्वर ने आपको ये मिशन सौंपा है तो जरूर कोई ना कोई इस मिशन को सपोर्ट करने वाले, संसाधन देने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। दरअसल मेरे जीवन में भटकाव है ही नहीं, स्थिर। बहुत बढ़िया। सो दिस इज लक्ष्य निर्धारित है। बहुत बढ़िया। तो मुझे भटकाव नहीं है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके सहयोग के लिए। थैंक यू वेरी मच।